नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड पर दिख रहा होगा, यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी क्या है। कई बच्चों ने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि सर जी यूपीएससी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। इसलिए मैंने क्या किया है, आज का जो मेरा टॉपिक्स है यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी क्या है, क्या ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आज देखिएगा। आज हम आपको इस यूपीएससी के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। और देखिएगा इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका काम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। यहाँ से जो आने वाले प्रश्न है आप उन प्रश्नों को भी कर पाएंगे और जो आपको सामान्य जानकारी इससे चाहिए वो सारी जानकारी आप लोग जो है अभी चंद क्षणों में लेंगे। आप देखिएगा वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन याद रखना ये आपके नॉलेज की दृष्टि से प्लस एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना समय को गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, मंजिल की खोपड़ी में आग लगा देते हैं। आप देखिएगा यहाँ से कितने बेहतरीन प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि यूपीएससी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जी हाँ, आप दोनों पॉइंट को जानिए, इंग्लिश में भी जानिए और हिंदी में भी जानिए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, क्या बोला जाता है, याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है या संविधान के किस भाग में है, एक एक पॉइंट आप जानिए, ताकि यहाँ से प्रश्न बने या ये पूछे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, उन पॉइंट को भी आप जानिए, एक एक पॉइंट जानिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं यह संविधान के किस भाग में है। जी हाँ, यह संविधान के, जी हाँ, यह संविधान के भाग नंबर 14 में है। जी हाँ, भाग नंबर 14 में क्या है, याद रखना, यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और यदि अनुच्छेद की बात करें, जी हाँ, ये तो भाग है, भाग नंबर 14। अगर अनुच्छेद की बात करें तो याद रखना ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये अनुच्छेद, जी हाँ, यह अनुच्छेद 315 से लेकर, जी हाँ, 315 से लेकर 323 तक। जी हाँ, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक यूपीएससी के बारे में बात करता है कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, इनके सदस्यों को कैसे हटाया जाता है और इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, एक एक पॉइंट आप जानिए, ताकि यहाँ से प्रश्न बने या यहाँ से कोई आपको जानकारी पूछे तो आप उनको तुरंत फट से जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब इनके संरचना के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इनकी संरचना के बारे में देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ, इसमें यूपीएससी में, जी हाँ, यूपीएससी में टोटल सदस्यों की संख्या, जी हाँ, टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें कि संख्या 9 से 11 होती है। 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। लेकिन ये किसके ऊपर निर्धारित किया गया है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्धारित किया गया है। इसकी जो संख्या है उस संख्या के बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं इसमें,
जी हाँ, कितने 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। कभी कभी 9 हो जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा, और कभी कभी आपका 11 आएगा। इसलिए मैंने इस दोनों पॉइंट को बता दिया है। जब 11 ऑप्शन में नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में सिर्फ 9 होगा। जी हाँ, सिर्फ 9 होगा। इसलिए इस पॉइंट को बताया हूं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि उसको 9 रखना है कि 11 रखना है। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर इनकी नियुक्ति की बात करें, जी हाँ अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इनकी यदि नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर ध्यान करिए कि क्या राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी व्यक्ति को यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर देता है? नहीं। याद रखना, इसका नामकरण अर्थात इसको चयन करने के लिए नामित कौन करता है? यदि नामित की हम बात करें तो याद रखना, देश का प्रधानमंत्री नामित करता है। जी हाँ, यूपीएससी के सदस्य को किसको नियुक्त करना है अगर नामित की बात करें तो प्रधानमंत्री के इशारे पर होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए। और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन यदि नामित की बात आएंगे तो याद रखना, प्रधानमंत्री को जानिएगा। जी हाँ, यदि नामित की बात करें तो नामित की जहां पर बात आती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बंधु, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। जी हां, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। तत्पश्चात अब इसके हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इनकी योग्यता कैसी होती है। जी हां, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे कर दिया जाता है, इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होती है, क्या ये भारत सरकार के आईएएस अधिकारी होते हैं या कैसे अधिकारी होते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझिए। और आप देखिएगा, यहां से जो भी अगर प्रश्न बनेगा तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा आपको एक पूरा निचोड़ बताने का प्रयास किया हूं। और देखिएगा, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट और तत्पश्चात हम इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अब इनके अंदर योग्यता कैसी होती है, क्या कैसे कैसे ये लोग होते हैं जिनको भारत सरकार जो है नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को नामित करती है। अब देखेंगे योग्यता। जी हाँ, योग्यता की बात करें तो योग्यता में यूपीएससी के जो सदस्यों की योग्यता होती है वह संघ, जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों की केंद्र सरकार, जी हां, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, जी हां, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का, जी हां, 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, कार्य करने का अनुभव हो। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अनुभव हो। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी में यदि 11 सदस्य होते हैं तो इसके 6 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कम से कम 10 वर्ष के लिए जो है सेवारत रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि एक बार किसी भी व्यक्ति को अगर यूपीएससी का सदस्य बना दिया जाता है या अध्यक्ष बना दिया जाता है तो इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको पुनः फिर से नहीं बनाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, पुनः इनको जो है फिर से नहीं चुना जाएगा इनको। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इनको पुनः नहीं बनाया जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, पुनः इसको नहीं बनाया जाएगा। इनके जितने भी सदस्य हैं, जी हाँ, इनके जितने भी सदस्य हैं इनको पुनः नहीं बनाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इनके कार्यकाल की बात करें, जी हाँ, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष। जी हाँ, कितना होता है, 6 या
65 वर्ष होता है। 6 या 65 वर्ष का मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो याद रखना मुझसे कमेंट भी करते हैं और क्लास में भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए 6 या 65 का मतलब बता रहा हूं। 6 या 65, इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर इस पद पे नियुक्त किया जाता है, अगर वह 63 वर्ष का है, जी हाँ, यदि उसकी एज कितनी है, 63 वर्ष है, अगर 63 वर्ष में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 साल के बाद ये 65 जैसे ही आएगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही उसकी एज 65 वर्ष हो जाएगी 2 वर्ष के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। 6 या 65 का मतलब यही होता है कि उसके कार्यकाल के बीच में 65 वर्ष उसकी आयु पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसका पॉइंट ये है। और याद रखना, अब इनके कार्यों के बारे में जानते हैं कि यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष का काम क्या है, किस लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, किस लिए इनका संविधान में वर्णन किया गया है। एक एक पॉइंट को आप जानिए ताकि यहां से प्रश्न उठे तो उसकी खोपड़ी में सीधा आप आग लगा दो। जी हां, आप देखिएगा यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्य क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। जी हां, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्य याद रखना, संघ अखिल भारतीय, जी हां, अखिल भारतीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा आयोग और केंद्रीय सेवा, जी हां, अखिल भारतीय सेवा आयोग नहीं लिखिएगा, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, जी हां, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराने का कार्य करती है। जी हां, क्या कराती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय, कितनी अखिल भारतीय सेवा है आप सबको पता है, और नहीं पता तो मैं भी उस पॉइंट को बताए दे रहा हूं। अखिल भारतीय सेवा और केंद्र सरकार की जो सेवा की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, वह परीक्षा कराने के लिए कौन करता है, एक संस्था है जिसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं। जी हां, यह एक प्रकार की भर्ती कराने वाली संस्था है। जी हां, क्या करने वाली, भर्ती कराने वाली संस्था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि यूपीएससी से संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको समझ पाए। यह एक प्रकार की संस्था है जो लोक सेवा आयोग और उसके साथ में केंद्रीय सेवा के बारे में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया कराती है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, उस पॉइंट को आप जानिए, कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवा है। तो याद रखना, अखिल भारतीय सेवा, भारत के अंदर 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। थोड़ा इसके बारे में भी आप एक पॉइंट समझ लीजिए। अखिल भारतीय सेवा की बात करें, अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो याद रखना, अखिल भारतीय सेवा, भारत के अंदर 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। याद रखना 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और 3 अखिल भारतीय जो ये सेवाएं हैं, इनकी जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है। आईएएस का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अब क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर आपसे यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि चौथी अखिल भारतीय सेवा, अगर एक नई कोई सेवा लाना है भारत के अंदर, तो ये अधिकार किसके पास है, चौथी अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की पावर किसके पास है। अगर यहां से ये प्रश्न आएगा तब भी आप उसको कर पाइएगा। चलिए मैं बता रहा हूं कि चौथी अखिल भारतीय सेवा को गठित करने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखना, चौथी अखिल भारतीय सेवा, चौथी अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार, गठन करने का
अधिकार किसके पास है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यदि चौथी अखिल भारतीय सेवा का हमें गठन करना है तो ये अधिकार किसके पास है, तो मेरे प्यारे मित्रों ये अधिकार राज्यसभा के पास है। जी हां, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। किसको ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा को ध्यान में रखिएगा कि यदि चौथी अखिल भारतीय सेवा हमें गठित करना है तो किसके पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर होती है। चौथी अखिल भारतीय सेवा यदि कोई भी लाना है तो पावर किसके पास होती है, राज्यसभा के पास होती है। अब मेरे प्यारे मित्रों अब क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि अनुच्छेद 315 में क्या है, 16 में 17 में जो भी इससे संबंधित जो पॉइंट है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है, उस पॉइंट को आप जान लीजिए। और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आना है, ये सब मोटा मोटा ओरल जो भी इससे संबंधित है मैंने आपको सब बता दिया है, इससे बाहर कुछ भी आने जाने वाला नहीं है। और इसके बाद हम किसी दिन आपको अगले वीडियो में क्या लेकर आएंगे, भारत में ली कमीशन कब आया, ली कमीशन के तहत भारत के अंदर पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, लोक सेवा आयोग कब 1 सदस्यीय था, कब 2 सदस्यीय हो गया, कब 3 सदस्यीय हो गया और कब इसके बाद बहुसदस्यीय हो गया, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में भारत के अंदर पहली बार अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद और लंदन में एक साथ कब हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में भी बताएंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे प्यारे मित्रों। और आज इसमें आप थोड़ा अनुच्छेद के बारे में देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है यूपीएससी से संबंधित और जो अगला पॉइंट है उन सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और अब देखिए इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के बारे में आप जानिए। 315 अनुच्छेद में क्या है और 316 में, 17 में और 21 में 3-4 अनुच्छेद बहुत ही जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद, जी हाँ अनुच्छेद क्या देखेंगे, 315, 316, 317, 321 अनुच्छेद में एक एक पॉइंट देखेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप पूरी तरह उसको कर पाए। तो याद रखना 315 अनुच्छेद में क्या है, संघ और राज्यों के लिए, जी हां संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा, जी हां संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जी हां संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 315 में कि संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा वो किस अनुच्छेद में है, तो 315। और प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो राज्य की लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों का कार्यकाल अलग होगा। जी हां, उनके सदस्यों की नियुक्ति कुछ पॉइंट में अलग है, इसलिए हम उन सदस्य के बारे में बात नहीं करेंगे। राज्य के बारे में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत, 315 के तहत संघ और राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति किया जाता है, तो याद रखना इसमें यह वर्णन किया गया है, सिर्फ इनके बारे में वर्णन किया गया कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किया जाएगा गठित। अब इसके बाद 316 में क्या है, जी हां इनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। जी हां किसके बारे में, लोक सेवा आयोग, जी हां लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। कौन से अनुच्छेद में नियुक्ति की बात करता है, अनुच्छेद नंबर 316 में। जी हां अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। आप देखेंगे 317 में, जी हां अनुच्छेद नंबर 317 में क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। जी हां लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हटाना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 317 का प्रयोग किया जाएगा लोक सदस्यों को हटाने के लिए। आप क्या करेंगे, 321 अनुच्छेद में देखेंगे। जी हां अनुच्छेद नंबर 321 में
लोक सेवा आयोग के विस्तार, जी हां, लोक सेवा आयोग के विस्तार के बारे में, जी हां, विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है कि यदि हमको लोक सेवा आयोग, जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि चौथी अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 321 का प्रयोग करके इसकी शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा और इनके सदस्यों को बढ़ा दिया जाएगा और इनकी पावर को बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब कि चौथी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर दिया जाएगा। जैसे अभी आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो चौथी अगर गठित करना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 321 का प्रयोग किया जाएगा। चौथी अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है यदि हमको, तब इसमें, और पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास इसकी पावर है। और प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला जो सेशन आएगा इसी से संबंधित, लोक सेवा आयोग से संबंधित, उसमें हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे और इसके बाद वो पार्ट 2 होगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।